अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी वो कौन थी का दूसरा हिस्सा। फिर जरी से मेरी शादी हो गई। जरी बहुत खूबसूरत थी, मेरे हसीन ख्वाबों की तकमील थी। उसे पाकर मैं बेइंतहा खुश था। निसार साहब बेटी के फर्ज से सुबकदोश होकर बहुत खुश थे। मेरी जिंदगी में जैसे बाहर आ गई थी। जरी बहुत अच्छी और प्यार करने वाली बीवी थी, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल खटक रहा था कि वो लड़की कौन थी। अगर वो जरी नहीं थी तो क्या वो जरी की हमशक्ल थी? ये बात मैंने जरी से भी की, लेकिन जरी ने इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। जरी कहने लगी कि इंसान की इंसान से शक्ल मिलती है। दुनिया में कई ऐसे इंसान होते हैं जिनकी एक दूसरे से मुशाबहत हो सकती है। मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मैं हैरान था कि इस हद तक मुशाबहत। लगता था जैसे वो जरी का ही कोई दूसरा रूप था। खैर बहरहाल मैं तो खुश था। वो जैसी भी थी, जरी उसके मुताबिक ही थी। जो भी था, मुझे यही लगता था कि मैंने उसी को पा लिया है। इसलिए मुझे जरी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। और फिर इसी दौरान मैं दोबारा अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया। एक रात एक अजीब वाकया हुआ। हम ड्यूटी पर मौजूद थे। हम एक ऐसी कॉलोनी में ड्यूटी पर थे जहां निस्बतन वीरानी थी। कुछ अमीर लोगों के घरों में चोरियां हुई थी, इसीलिए हमें वहां पर तैनात किया गया था। और मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से खास तौर पर हिदायत दी गई थी कि वहां पर हर एक पर नजर रखी जाए। चोर हर हाल में पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि एक बड़े सरकारी अफसर के घर में चोरी हो गई थी। इसलिए हम मोहतात थे। तफ्तीश भी जारी थी, छापे भी मारे जा रहे थे और चोरों की तलाश का काम भी था। और उसके साथ साथ उस इलाके की निगरानी कड़ी कर दी गई थी। हम रात के वक्त गश्त कर रहे थे। 2 सिपाही मेरे साथ थे। एक सिपाही जीप में छोड़कर मैं और जेदा कॉलोनी का चक्कर लगा रहे थे कि अचानक एक बंगले के टेरेस पर मेरी नजर पड़ी। वो बंगला अलग थलग और अजीब पुरस्रार रोशनी में दिखाई दे रहा था। वहां किसी औरत का साया टेरेस पर दिखाई दिया। दिलावर, इधर आओ मेरे पास। मुझे दूर से उस औरत की आवाज सुनाई दी और मैं हैरान रह गया। ये क्या बात है? आवाज कुछ जानी पहचानी सी महसूस हुई। जेदा मेरी तरफ देखकर अचंभे से बोला, साहब ये क्या है? ये तो आपका नाम ले रही है। मैं हैरत में गुम था। मैं जान सकता था कि यह 100% जरी की आवाज थी। जरी तुम? मैं ऊंची आवाज में बोला, तुम यहाँ कहाँ? हाँ मैं हूँ दिलावर, आओ मेरे पास। जेदे की तो खौफ के मारे कुपकुपी निकल गई। साहब निकल चलो, ये तो कोई डायन लगती है। ये तो बंगला ही भूत बंगला लगता है। ये कोठी मुझे आसेबज़दा लगती है। मैं उस तरफ चल पड़ा। देखो साहब, ये वीराने में है, इधर मत जाओ। जेदे की बात दुरुस्त थी, मगर मैंने उसकी बातों पर कान नहीं धरे। मैं बंगले की तरफ बढ़ने लगा। चल जेदे, देखते हैं कि कौन है, मुझे पुकार रही है। मैं जेदे को नहीं बताना चाहता था कि वो मेरी बीवी से मुशाबहत रखती थी। मुझे 100% यकीन था कि ये वही लड़की थी जो मुझे वीराने में मिली थी और जिसके पीछे मैं पड़ गया था और शादी का ख्वाहिशमंद था। जेदा बेचारा मेरे साथ चलते हुए डर रहा था। मगर साहब ये ठीक नहीं है। अबे चल ना, डरता क्यों है? मैं उसे धकेलते हुए बोला। वो बेचारा चारों नाचार मेरे साथ चल पड़ा। हम दोनों कोठी के गेट के करीब पहुंच गए। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। कोठी का गेट जो भी कुछ देर पहले बंद था वो अब खुला हुआ था। लड़की जो जरी की आवाज में ऊपर खड़ी थी कहने लगी, अंदर आ जाओ। वो अभी तक बदस्तूर टेरेस पर खड़ी थी। हम दोनों कोठी के गेट से अंदर दाखिल हो गए। जेदे की बुरी हालत थी, मगर मैं चारों इतराफ का जायजा लेता हुआ अंदर चल पड़ा। आओ आओ, शाबाश, अंदर आ जाओ। हम दोनों और चलते चले गए। चलते चलते हम कोठी के मेन हॉल में दाखिल हो गए और वही लम्हा मुझे दहला गया। जरी की हमशक्ल मेरे सामने खड़ी थी और फर्श पर एक मर्द की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। खंजर लाश के पेट में आधे से ज्यादा घुसा हुआ था। मैं और जेदा शशदर रह गए, मगर इससे पहले कि हम कुछ समझते, जरी की हमशक्ल ने मेरी तरफ इशारा किया। जरी की हमशक्ल नाज ने जिस लम्हे मेरी तरफ इशारा किया, मुझे अपना दिमाग उसके काबू में जाता हुआ महसूस हुआ। और फिर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मैंने किसी रोबोट की तरह हरकत की और आगे बढ़कर लाश के पेट से खंजर तेजी से निकाल लिया और अपने साथ खड़े हुए जेदे के पेट में घुसेड़ दिया। जेदा इस अचानक उफ्ताद पर घबरा गया। जेदा चीख मारकर तड़पने लगा, लेकिन जेदे की तड़पाहट का मुझ पर कोई असर ना हुआ। जेदा मेरा गिरबान पकड़कर लहराता हुआ मेरी वर्दी को सुर्ख करता हुआ नीचे जा गिरा और चंद ही लम्हों में तड़प तड़प कर मर गया। उसकी लाश लम्हों में मेरे सामने पड़ी थी। मैं अपने हवास में नहीं था। मेरा जहन उस जरी की हमशक्ल नाज ने अपने काबू में कर रखा था। यकीनन वो कोई डायन थी। यकायक क्या हो गया था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं तो बस उसके इशारों का मुंतजिर था। फिर जरी ने हाथ का इशारा किया और मैं खंजर थामे किसी रोबोट की मानंद कोठी से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं जीप में आकर बैठा,
जीप में बैठा हुआ सिपाही हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। साहब ये क्या? वो घबराहट से मेरी तरफ देखने लगा। बकवास मत करो और सीधा थाने की तरफ चलो, मैंने उसे कहा। उस बेचारे ने घबरा कर जीप स्टार्ट की और तेजी से थाने की तरफ भगा कर ले गया। थाने पहुंचकर मैं जीप से उतरा और सीधा अंदर दाखिल हुआ। मुहर्रर टेबल पर टांगे फैलाए ऊँग रहा था। मुझे देखकर एकदम से एक झटके से उठ खड़ा हुआ। सर ये क्या है? उसके संभलने से पहले मैंने छलांग लगाई और खंजर सीधा मुहर्रर के पेट में घूम दिया। मुहर्रर अचानक इस हमले से अपने आप को बचा न सका और तड़प तड़प कर मर गया। मैं थाने पहुंचने तक भी अपने होशो हवास में नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे दिमाग को उस डायन ने किस तरह काबू में कर लिया था। ये दूसरा कत्ल था जो मैंने थाने आकर किया था। मुझे कुछ समझ नहीं थी कि एक कत्ल वहां और एक कत्ल थाने में बुलाकर क्यों किया गया था। इस बात का मुझे अंदाजा बाद में हुआ कि मुझे थाने क्यों लाया गया और यहाँ पर भी मेरे हाथों से कत्ल क्यों कराया गया। मकसद महज मुझे गिरफ्तार करवाना था और फिर वही हुआ। सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं रंगे हाथों कत्ल करता हुआ पकड़ा गया था और मेरे साथ आने वाले सिपाही ने इस बात की भी गवाही दी थी कि उससे पहले भी मैंने किसी को कत्ल कर दिया था। यकीनन हमारा सिपाही साथी हमारे साथ नहीं था, यानी जेदा। थाने में भगदड़ मच गई। सब लोग हैरान थे कि दिलावर को क्या हो गया। मुहर्रर करीम से मेरी क्या दुश्मनी थी? जेदा बदस्तूर गायब था। इंस्पेक्टर भागा भागा चला आया। होश तो मुझे उस वक्त आया जब मैं थाने में सुलाहों के पीछे था। दूसरे सिपाही की इत्तला पर जेदे की लाश उस कोठी से बरामद कर ली गई। कोठी पर छापा मारा गया। हैरत अंगेज तौर पर उस कोठी से कोई इंसान भी बरामद न हुआ। पता चला वो कोठी काफी वक्त से खाली पड़ी थी और उसके मालिक उसे बंद करके फरोख्त करने का इश्तिहार दे चुके थे और काफी अरसे से उस कोठी में कोई आदमी भी रिहाइश पजीर नहीं था। कोठी के मालिकान को ट्रेस किया गया और उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि वो काफी अरसे से दूसरे शहर में मुंतकिल हो चुके हैं। वो कोठी को फरोख्त करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स को कह चुके हैं। उस कोठी में कभी कभार कोई सफाई करने के लिए आ जाता है। अमूमी तौर पर वो कोठी बंद ही पड़ी रहती है। अभी तक उनका कोई ऐसा गाहक नहीं लगा कि वो उसे बेच सकें। मुझे वाज़ेह तौर पर समझ आ रहा था कि ये सब कुछ उस डायन ने मुझे फंसवाने के लिए किया था, मुझे इस दुनिया में जलील और रुसवा करने के लिए, मेरी ज़िंदगी के हालात तंग करने के लिए। मगर वो ऐसा क्यों चाहती थी? वो इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी? कभी वो जरी की शक्ल में मेरे सामने आती थी और मुझे लुभाती थी, कभी मुझे अपने पीछे लगाती थी और फिर बिल आखिर जिस लड़की से मेरी शादी हुई वो भी उसी की हमशक्ल थी। आखिर वो डायन कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी? ये मुइम्मा अभी तक हल नहीं हो सका था। बहरहाल मैं उस डायन की वजह से जेल में पहुंच चुका था। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि वो कोई डायन ही थी जो इस तरह पुरस्रार तौर पर मेरे सामने आती और फिर उसने कोठी में मुझसे 2 लोगों को कत्ल करवा दिया, एक कोठी में और एक थाने में। और बहरहाल अब मैं सलाखों के पीछे बंद था। अब इंस्पेक्टर नवाजिश मेरे सामने बैठा था। दिलावर, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुमने कत्ल क्यों किया? तुम जानते हो कि जेदे की लाश भी कोठी से बरामद हुई है और सिपाही की बात के मुताबिक तुम जब कोठी से बाहर निकले तो तुम्हारे हाथ में उस वक्त भी खंजर था और तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए थे। क्या जेदे को भी तुमने हलाक किया है? वो मुझसे सख्त सवालात कर रहा था। दिलावर, बताओ ये कत्ल तुमने क्यों किए? करीम मुहर्रर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उस गरीब को मार डाला? मैं हकला कर बोला। मैं अब जैसे अपने हवास में आ गया था। मैं अब इंस्पेक्टर को क्या बताता कि उस डायन ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया था जो मेरा दिलो दिमाग उसके काबू में चला गया था। इंस्पेक्टर गुर्रा कर बोला, हाँ तुमने 2 पुलिस वालों को हलाक किया है, तुम जानते हो। इंस्पेक्टर नवाजिश के चेहरे पर मेरे लिए नफरत ही थी, लेकिन मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए। बक बक मत करो दिलावर, तुमने सारे थाने के सामने मुहर्रर करीम को मौत के घाट उतार दिया। वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। बहुत बुरा किया तुमने। तुम जानते हो वो एक मासूम बच्ची का बाप है। केस चलेगा तो तब तुम्हें पता चलेगा। सच सच बताओ, क्या जेदे को भी तुमने मार डाला? सिपाही के बयान के मुताबिक तुम कोठी से बाहर निकले तो तुम्हारे हाथों में एक खंजर था। मुझे लगता है जेदे को भी तुमने हलाक किया है। बताओ, वजह बताओ। वो बदतूर सख्त लहजे में मुझसे सवाल कर रहा था। मेरा यकीन करें इंस्पेक्टर, मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं? मालूम हो जाएगा जब नादिर खान साहब आएंगे। उन्हें तुम्हारे इस कारनामे की इत्तला मिल चुकी है। इंस्पेक्टर नवाजिश उठकर चला गया। सुलाखों पर ताला लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया। मैं हैरान परेशान था कि मुझे अंदर क्यों बंद किया गया है। मेरा दिल और दिमाग अब होशो हवास में आ चुका था। यह नवाजिश इंस्पेक्टर क्या कह रहा था? मैंने मुहर्रर करीम को कत्ल कर दिया, मगर क्यों? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मैं तो अभी जेदे के साथ उस कोठी में दाखिल हुआ था और वहाँ वो औरत खड़ी थी और उसके सामने वो लाश पड़ी थी। वही औरत, वही नाज जिसके पीछे मैं जाता था, जो मुझे अच्छी लगती थी, जो मेरी बीवी जरी की हमशक्ल थी। मगर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं अपने हवास में नहीं रहा था।
मेरी हैरानी और परेशानी अभी कायम थी कि अचानक सामने नादिर खान का चेहरा नमदार हुआ। सिपाही ने जल्दी से ताला खोला और वो अंदर दाखिल हुए। छड़ी बाएं हाथ पर मारते हुए डीएसपी नादिर खान बोले, दिलावर, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम अच्छे भले हमारे डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे थे। तुम्हारे बारे में सुनकर तो हैरान रह गया मैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस इंतहाई कदम तक पहुंच जाओगे। क्या तुम्हारे दिल में कोई खौफ नहीं रहा? क्या तुम अपने सिपाहियों के ही दुश्मन हो गए हो? डीएसपी नादिर खान के लहजे में निश्तर थे। मगर सर, मैंने किया क्या है? मैंने ना समझते हुए कहा। वाह भाई वाह, एएसआई दिलावर, तुम इतने मासूम तो नहीं हो। करीम को तो तुमने खंजर के पे दर पे वार करके पूरे थाने के सामने कत्ल कर दिया, और अब कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। क्या हुआ? मगर सर, मैं वाकई बेगुनाह हूं, मुझे बको मत। डीएसपी नादिर खान मेरी बात काट कर बोला, तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त अब बहुत लंबी हो चुकी है। वो तो शुक्र है कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे तरद्दुद नहीं करना पड़ा। डीएसपी नादिर खान ये बहुत रिश्वतखोर और जराइम पेशा आदमी था, मगर अब मेरे सामने अपने आप को ऐसे नेक और पारसा जाहिर कर रहा था जैसे पीछे की गई वारदातों में इसका कोई हाथ नहीं था। हालांकि मैं जानता था कि जो भी माल हम कमाते थे उसमें इसका पूरा पूरा हिस्सा होता था। मैं खुद परेशान था कि ये आखिर मुझ पर क्या अवतार टूट पड़ी। ये सब मुझ पर इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? जेदा कहाँ है? डीएसपी नादिर खान फिर कहने लगा, अच्छा, अगर तुम मासूम हो, बेगुनाह हो, तो जेदा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ उसी कॉलोनी में रात की ड्यूटी पर था। डीएसपी नादिर खान ने पूछा। सर, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि तुम जेदे को जानते भी नहीं। सच सच बताओ, आखिर मामला क्या है? तुम्हारी जेदे के साथ क्या बात हुई? और मुहर्रर करीम, क्या उस कोठी में कोई माल तो हाथ नहीं लगा जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई हो? डीएसपी ने मेरी तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, नहीं सर, मैं और जेदा जब उस कोठी में दाखिल हुए तो वो कोठी सुनसान और वीरान पड़ी थी। हम तो उसका गेट फांद कर उसके अंदर दाखिल हुए थे। यहाँ मैंने झूठ बोला। मैं उसे उस डायन और उस पुरस्रार तौर पर गेट खोलने के बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं लाख उसे ये समझाने की कोशिश करूं कि मैं अपने हवास में नहीं था। उस डायन नुमा औरत ने मुझ पर जादू कर दिया था। डीएसपी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं जानता था कि डीएसपी ने उस कोठी के बारे में मुकम्मल तहकीकात के लिए सिपाही दौड़ा दिए होंगे, मगर फिर भी वो मुझसे पूछना चाहता था। जाए वकुआ से जेदे की लाश तो पहले ही बरामद हो चुकी थी। मैंने सफाई देते हुए कहा, सर, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। मेरा दिलो दिमाग मेरे अपने हवास में नहीं था। डीएसपी नादिर खान के चेहरे पर एक मकरूब मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा, पता चल जाएगा तुम्हें। फिर वो चला गया। वही सिपाही जो मेरे हुक्म पर कई लोगों को थाने में बंद कर देते थे, उन्हें बेदरेग मारते थे, आज मुझे खुद अंदर बंद किए बाहर खड़े मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था, क्योंकि मैंने उनके दो साथियों को बेगुनाह कत्ल कर दिया था, अपने ही शोबे के लोगों को, अपने ही डिपार्टमेंट के दो सिपाहियों को। सारी रात कांटों पर गुजरी। मैं खुद हैरान परेशान था कि उस डायन ने मेरा दिमाग काबू में करके मुझसे ये कत्ल क्यों करवाए थे। सारी रात मच्छर काटते रहे। अगले दिन शाम के वक्त मुझे जेल में मुंतकिल कर दिया गया। अगले रोज थाने में तूफान मचा हुआ था। सब सिपाही हैरान थे कि मैं अपनी पुलिस वालों को ही क्यों कत्ल करने लगा था। वालिद साहब को इतला मिली तो वो दौड़े चले आए। जरी भी उनके साथ थी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। वो हैरान थे कि मैंने ये पागलपन का मुजाहरा क्यों किया। जरी को देखकर मैं सोच में पड़ गया। जरी रो रही थी, उसके आंसू बह रहे थे। वो मेरी हालत की जिम्मेदार यही है, मैं सोच रहा था, मगर क्या पता वो कौन है। क्या वो जरी की हमशक्ल है? लेकिन जरी से उसकी शक्ल इतनी क्यों मिलती है? जरी मुझे देख देख कर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, और उसी दौरान मुझे ये खुशखबरी भी मिली कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, मगर मैं तो मुसीबतों में उलझ चुका था, और मैं मुसलसल ये सोच रहा था कि जरी कौन है और वो डायन, जरी के साथ उसका क्या ताल्लुक है? क्या ये एक ही तो नहीं दोनों? एक तरफ वो मुझे मुसीबतों में धकेल रही है और दूसरी तरफ मेरी बीवी बनकर मेरे घर में रह रही है। मगर नहीं, वो जरी की हमशक्ल ही थी। यही मेरा जहन बार बार कह रहा था। मैं बेकसूर हूँ अब्बा जी, मैंने बेचारगी से कहा। वालिद साहब अफसरदगी से बोले, पता नहीं तू कसूरवार है या मैं कसूरवार हूँ। वालिद साहब बहरहाल बहुत उदास थे। वो बार बार मुझे हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि उनके बेटे से तो उन्होंने ये तवक्को नहीं की थी जो कुछ हो गया था। खैर, उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे, अगर तू बेकसूर है तो खुदा के करम से तू ज़रूर बाहर आएगा और बाइज्जत बरी होगा। केस चल निकला, पेशियाँ होने लगीं। वालिद साहब ने महंगा वकील किया, मगर मुहर्रर और जेदे का कत्ल मेरे लिए वबाले जान बन गया था। पहले जो कुछ हो चुका था वो तो मंजरे आम पर नहीं था, लेकिन जो कुछ हो चुका था वो मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए काफ़ी था,
क्योंकि सब इनके कत्ल के ऐनी गवाह थे। जरी की हमशक्ल डायन ने मेरी जिंदगी चीरन कर दी, मुझे मौत के फंदे तक पहुंचा दिया था। मैं जेल में पड़ा रोता रहता, अपने जुल्म याद आते जो मैं लोगों पर करता। बेगुनाह सफ़ीर की शक्ल मेरे सामने आ जाती, शायद उसी की बद्दुआ लग गई थी। उस रात मैं जेल में फर्श पर पड़ा सोने की कोशिश कर रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट अपनी बदनामी बचाना चाहता था, इस बात का फ़ायदा मुझे मिल सकता था। बात थाने की थी, मगर केस अदालत में जा चुका था। उस रात तमाम कैदी नींद में डूबे हुए थे कि अचानक बैरक में सनसनाहट हुई। मैं खौफजदा हो गया। ये किसकी आवाज़ थी? नींद मुझसे कोसों दूर थी। नींद तो आ ही नहीं सकती थी, मैं सो कैसे सकता था? जिंदगी एकदम अजाब बन गई थी। इज्जत से जिल्लत तक का सफ़र तय हो चुका था। अचानक सनसनाहट की आवाज़ दोबारा पैदा हुई और मुझे सुलाहों के पीछे वही काले बरुके में मलबूस वजूद लिपटा हुआ दिखाई दिया। कौन हो तुम? ये वही डायन जरी की हमशक्ल थी। उसका खौफनाक कहका गूंजा, तुम्हारी बर्बादी। मैं उसके अल्फाज सुनकर खौफजदा हो गया। क्या मतलब? डरो मत, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम इतनी आसानी से अभी नहीं मारा जाएगा। तुम्हें अभी बर्बादी के दिन देखने हैं, अभी बहुत सी अजियतें तुमने सहनी है। क्या मतलब? तुम मेरी दुश्मन क्यों बन गई हो? खुदा के लिए मुझे बताओ, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मैं चिल्लाने लगा, मगर जवाब में सिर्फ उसके कहके सुनाई दिए और फिर मेरे चिल्लाने से सिपाही दौड़ता हुआ आया। वो साया गायब हो चुका था। मुझ पर अजीब सी कैफियत आ रही थी। ये कौन सी मनहूस बला थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी? सिपाही कहने लगा, क्या हुआ बाबू आपको? मैं खामोश रहा। जेल में भी मुझे इतला मिली कि जरी सीढ़ियाँ उतरते गिरी और मेरे बाप बनने की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। ये इतला मुझे अगले रोज़ सुबह को मिली। इस नुकसान पर मैं फूट फूट कर रोने लगा। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? खुशी मेरे घर में आने से पहले ही मुझसे रूठ गई थी। मेरी जेल में किसी कैदी से सलाम दुआ नहीं थी। अकेला पड़ा रोता रहता। थाने के सब सिपाही जो मुझे सलाम करते नहीं थकते थे, सब मुझसे नजरें चुराने लगे। कोई मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। अदालत में पेशियां हुई और आखिरी पेशी पर मेरे साथ वो हुआ जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। तमाम सबूत मेरे खिलाफ थे। मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट भी पेश की गई और डॉक्टरी रिपोर्ट में मुझे पागल भी साबित नहीं किया जा सका। डॉक्टरी रिपोर्ट यही कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक था, अपने होशो हवास में था। मुझे यकीन हो गया कि अब मुझे मौत की सज़ा होगी। मगर जज ने जब फैसला सुनाया तो मेरे साथ साथ तमाम हाजरीन के मुंह खुले के खुले रह गए। जज ने मुझे पागल और मजनून होने की बिना पर मौत की सज़ा के बजाय पागल खाने भेजने का हुक्म दे दिया था, जबकि मेरी रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक लिखा था कि मैं सही हूँ। मगर जज ने जो रिपोर्ट पढ़ी उसके मुताबिक मेरा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। मुकदमा मजीद नहीं चल सकता था। मुहर्रर करीम और जेदे के लवाहकीन रोध होकर चुप हो गए। उन्होंने अपील भी की कि मुझे डॉक्टरी रिपोर्ट के खिलाफ फैसला सुनाकर पागल खाने में भेजा गया है, जबकि मुझे मौत की सज़ा दी जाए। मगर अपील की वजह से ये केस मजीद आगे चल पड़ा और इस दौरान अदालत से मुझे पागल खाने भेज दिया गया। मैं हैरान परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वालिद साहब हैरान थे। जरी भी रोती धोती पागल खाने मेरे पास आई। वो इस बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी मौत की सज़ा से जान छूटी, मगर मैं गमगीन था क्योंकि अब केस तो फिर आगे चल पड़ा था। जेदे और मुहर्रर करीम के लवाहिकीन इस फैसले से खुश नहीं थे। वो तो चाहते थे कि मुझे फांसी के तख्ते पर लटका हुआ देखें। मुझे अनदेखे गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। खैर, अनदेखे तो नहीं, गुनाहगार तो मैं था। कुछ लोगों के साथ मैंने जुल्म तो किए थे। जिस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी थी तो मैं अपने आप में नहीं रहा था। पागल खाने में मुझे जिस जगह रखा गया वो ख़तरनाक पागलों के लिए मखसूस थी। अजीब अजीब तर्ज के पागलों को वहाँ रखा जाता। इलाज के नाम पर बराए नाम चेकअप होता। खाना भी नाकिस दिया जाता। मैं पागल खाने से भागने का सोचने लगा, मगर इस सिलसिले में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे और कहाँ भागूं। दिन गुजरते रहे। पागल खाने में मेरा दिल घबराने लगा। वालिद साहब गाए बगाए चक्कर लगाते। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी होती। कभी खाना ले आते, कभी कपड़े, मगर मेरी हालत अबतर होती जा रही थी। एक रात की बात है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मेरी नज़रें ऊंचे रोशनदान पर जमी हुई थीं और जहन में सोच रहा था कि मैं अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ कि अचानक रोशनदान में एक चमगादड़ फड़फड़ाती हुई आकर बैठ गई। मैंने ज़िंदगी में बैठी हुई चमगादड़ कम ही देखी थी। हमेशा उसे तेज़ी से उड़ते हुए देखा था। चमगादड़ खौफनाक चमकती आंखों से मुझे घूर रही थी। क्यों, कैसा लगा? मज़ा आया? चमगादड़ को इंसानी ज़ुबान में बोलते देखकर मेरा रंग फाक हो गया। ये क्या राज था? कौन हो तुम? मैंने डरते डरते पूछा। बताया तो था कि मैं तुम्हारी बर्बादी हूँ। चमगादड़ के मुंह से आवाज़ निकली। मगर तुम मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? तुम्हें मरने तक बर्बाद और जलील करना है, बस यही मेरी जिम्मेदारी है। मगर क्यों? कौन हो तुम? मुझे तुम्हारी बर्बादी का हुक्म मिला है। तुमने मखलूक खुदा पर बहुत जुल्म किए हैं। तुम्हें बचाया भी इसलिए है कि अभी तुमने कुछ और अज़ियतें देखनी है ज़िंदगी में। चमगादड़ ने इतना कहा और फिर अपनी आंखों से घूरते हुए मुझे
वहां से उड़ गई। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या तिलिस्म था। ये कोई ऐसी गैर मरी ताकत थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी, जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर एक दिन मैं सो रहा था कि अचानक रात के वक्त मुझे चाबियों की खनक की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ के खटके के साथ मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो गार्ड ताला खोल रहा था। फिर वो फौरन अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, चलो उठो, निकलो यहाँ से और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मैं हैरत से उसे देखने लगा। मगर भाई, अगर मगर मत करो, निकलो यहाँ से। मुझे हुक्म है कि तुम्हें यहाँ से रिहा कर दिया जाए, उसने कहा। उसने गेट खोला और मैं आहिस्ता से बाहर आ गया। फिर उसने मुझे बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा कि चले जाओ, बाहर का गेट खुला हुआ है, चौकीदार होगा लेकिन वो तुम्हें रोकेगा नहीं। मैंने उसकी तरफ तशक्कुर आमेज निगाहों से देखा और कदम उठाता हुआ गैलरी से बाहर की तरफ आ गया। बाहर के गेट की तरफ बढ़ा तो चौकीदार बैठा हुआ था। उसने मुझे देखते ही मुस्तैदी के साथ गेट खोल दिया और मैं गेट से बाहर निकल आया। अब मैं सड़क पर था। मैं सोचने लगा, अब किधर जाऊं। गुप अंधेरा छाया हुआ था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। तमाम शहर मेरा दुश्मन था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वहां से चल पड़ा। फिर मेरे जहन में एकदम ख्याल आया कि अगर मैं यूं ही आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा तो हो सकता है कोई मुझे पकड़कर दोबारा पागल खाने भेज दे। मैंने ये सोचकर शहर से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और किस्मत मेरा साथ दे गई। मुझे किसी चौकीदार, किसी पुलिस वाले का सामना नहीं करना पड़ा। मैं 2 लोगों का कातिल था और इसीलिए पागल खाने से फरार हुआ था। अभी मुझ पर केस चल रहा था। ऐसी हालत में मैं मुजरिम था। पागल खाने से मुझे गायब पाकर मेरी तलाश में पुलिस वाले दौड़ा दिए जाते। शहर शहर मेरी तलाश शुरू हो जाती। दौड़ता दौड़ता मैं शहर से बाहर आ गया। शहर से बाहर छोटी छोटी ऊंची नीची खाइयाँ शुरू हो गई। मैं मुसलसल भागता रहा। भागते भागते मुझे एक जगह ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। मैं सर के बल गिरा था और फिर मेरा सर एक पत्थर से जा टकराया। पत्थर के लगते ही मेरे सर से खून बहने लगा और मेरे दिमाग पर अंधेरा छाता चला गया। न जाने मैं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा। ये जगह कौन सी थी, वीराना था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैं एक झोंपड़ी नमा झुग्गी में पड़ा था। बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। एक औरत पास ही बैठी मिट्टी की हंडिया में खाना बना रही थी। मुझे होश में आता देखकर फौरन उठकर झुग्गी से बाहर निकल गई। वापस आई तो उसके साथ तहमद में मलबूस एक आदमी था। होश में आ गया? हाँ, इसीलिए तो तुझे बुलाया है, औरत उस आदमी से तेज लहजे में कहने लगी। बूढ़ा मुझ पर झुककर मुझे देखने लगा। शीदा, पानी लेकर आ जल्दी, इसे होश आ रहा है। औरत जल्दी से बाहर गई और फिर कटोरे में पानी भर कर ले आई। आदमी ने मुझे कमर से सहारा देकर उठाया और पानी पिलाने लगा। पानी पीते ही मेरे हवास कुछ बहाल हुए। कौन हो भाई तुम? आदमी मेरा बगौर जायजा लेते हुए बोला। मैंने उल्टा धीमे लहजे में सवाल किया, मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे पास हो। मैं उठकर बैठ गया। मैंने पूछा, कौन हो भाई? मैं हूँ सलामत। तू कौन है रे? मैं दिलावर हूँ, मैंने सुस्ती आवाज़ में कहा। अच्छा, घाटी में क्या कर रहा था तू? कैसे गिरा वहाँ? उसके सवाल पूछने पर मैं सोच में पड़ गया, इसे क्या बताऊँ। वो शक की नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, खामोश क्यों है? क्या कहीं से भागा है? कोई चोर उचक्का तो नहीं? मुजरिम है कोई तू? आदमी बदस्तूर मुझे घूर रहा था और सवाल पर सवाल किए जा रहा था। मैं नहीं, मुजरिम तो नहीं। अच्छा, चल छोड़, ये बता, कुछ खाएगा? मुझे लगता है तुझे भूख लगी है। आदमी ने यह कहकर मुझे लिटा दिया और फिर औरत से कहने लगा, शीदा, रोटी ले आ जल्दी से, इसके लिए भूखा लगता है। अच्छा, अभी लाती हूँ। शीदा ये कहकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो एक बोसीदा सी चंगेर में रोटियां और छोटी सी कटोरी में सालन ले आई। मुझे वाकई भूख जोरों की लगी हुई थी। मैंने जल्दी से खाना शुरू कर दिया। आदमी मुझे महवियत से खाना खाते हुए देख रहा था। जब मैं खाना खा चुका तो आदमी बोला, सुन, कहाँ जाएगा अब? मैं खामोश नज़रों से उसे देखने लगा। मेरे पास क्या जवाब था? उसे क्या कहता, मैं कहाँ जाऊँगा? जब उसने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा तो कहने लगा, हमारे पास रहेगा क्या? मुझे लगता है तेरा कोई घर नहीं। क्या कोई घर है तेरा? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा, चल ठीक है, तू आज से हमारे साथ रहेगा। वो आदमी जिसका नाम सलामत था ये कहकर बाहर निकल गया। मैंने कटोरे में रखा हुआ पानी पिया और फिर मैं वहीं लेट गया। शाम तक मैं वहीं पड़ा रहा। शाम को मैं बाहर निकला तो चंद एक और झुग्गियाँ इधर उधर दिखाई दी। ये इलाका वीराना सा था, इसीलिए उन लोगों ने बेफिक्री से यहाँ पर अपनी झुग्गियाँ बना रखी थी। उनके बच्चे नंग धड़ंग इधर उधर मलगजे से हुलिये में घूम रहे थे। मैं फिर अंदर झोंपड़ी में आ गया। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। अभी तक पागल खाने में मेरे वहाँ से भागने का शोर मच गया होगा। हो सकता है पुलिस वाले मुझे ढूंढते हों। मैं यही सोचते सोचते वहाँ लेट गया। फिर न जाने रात के किस वक्त मुझे नींद आ गई। रात को भी सलामत ने मुझे खाना पेश किया था। गरीब लोग थे, जो कुछ उनकी हैसियत थी उन्होंने मुझे दिया। मैं दिल से उनका शुक्रगुजार था।
मुझे वहां रहते हुए 2 दिन गुजर गए। एक रात को खाने के बाद दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने आकर बैठ गए। सलामत ने अपनी बीवी से पूछा, शीदा क्या बच्चे सो गए? हाँ सो गए। मैंने इधर उधर देखा, झुग्गी में कोई बच्चा नहीं था। शायद बच्चों के लिए उन्होंने अलग झुग्गी बना रखी थी। आदमी सरगोशी के अंदाज में बोला, देख क्या नाम है तेरा? बताया तो है दिलावर। देख दिलावर, अब तो मेहमान नहीं, अब तुझे यहीं हमारे पास रहना है। तेरे लिए अलग झुग्गी बना देंगे। ये बता क्या हमारे साथ धंधा करेगा? मैं चौंक कर उसे देखने लगा। कैसा धंधा? अरे वो भी तुझे बता देंगे, बराबर का हिस्सा देंगे तुझे। सलामत एक आंख दबाकर बोला, हाँ करूँगा। मेरे हाँ कहने पर वो खुश होकर बोला, देखा शीदा, मैं ना कहता था कि ये आदमी काम का है। मगर धंधा क्या है ये तो बताओ, मैंने कहा। अरे आज रात मेरे साथ चलना काम पर, तुझे पता चल जाएगा। ठीक है मैं चलूँगा, मैंने कहा, और वो दोनों मियाँ भी खुश खुश वहाँ से उठ गए। वहाँ से निकलकर वो साथ वाली झोंपड़ी में चले गए। शायद मेरे यहाँ रहने से वो अपने बच्चों वाली झोंपड़ी में जाकर सोने लगे थे। रात का कौन सा पहर था मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम था कि रात गहरी हो गई है। अचानक मुझे अपनी झुग्गी पर खटका महसूस हुआ। फिर सलामत पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हुआ। मैं जाग रहा था। झुग्गी में लालटेन की धीमी लौ थी। मैंने देखा वो मुझे झुग्गी से बाहर निकलने का इशारा कर रहा था। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा सलामत ने अपने कंधे पर कुदाल उठा रखी थी। एक दूसरी कुदाल उसने मुझे पकड़ाई और खुद वो कुदाल कंधों पर रखे हुए आगे चल पड़ा और मुझे पीछे आने का इशारा किया। झुग्गी से बाहर निकलकर वो एक तरफ चल पड़ा और फिर उसने पीछे मुड़कर मुझे हल्की सी आवाज़ में कहा, तैयार है ना? हाँ तैयार हूँ, मैंने कहा। चलो फिर। हम दोनों झुग्गियों से निकलकर एक तरफ चल पड़े। सारा रास्ता वीरान था। आसपास सब्जा बहुत था, मगर बहुत गहरी खाइयाँ भी थीं। हम खाइयों में ऊपर नीचे चलते चलते कोई आध पौन घंटे की मुसाफत के बाद खुले इलाके खेतों में पहुंच गए। चलते चलते आगे गांव की आबादी के आसार नजर आने शुरू हो गए। कुदालें हमने कंधों पर उठा रखी थी। मैं हैरान था कि सलामत क्या काम करता है। कहीं इस वक्त कहीं चोरी तो नहीं करने जा रहा, लेकिन अगर चोरी करनी हो तो कुदालों का क्या काम। मगर मैं चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। गांव से बाहर दाएं तरफ दरख्तों का झुंड था और आसपास वीरान खेत थे। हम उस दरख्तों के झुंड में दाखिल हो गए। जब दरख्तों के झुंड में थोड़ा आगे गए तो मैंने देखा कि सामने एक कब्रिस्तान था जो रात की खामोशी में बहुत खौफनाक मालूम हो रहा था। सलामत तेजी से इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। फिर उसने चांद की मध्यम सी रोशनी में एक कब्र का इंतखाब किया और मुझे इशारा किया, चल भाई दिलावर शुरू हो जा। वो धड़ाधड़ कब्र पर कुदालें चलाने लगा। वो कब्र को खोदना चाहता था, उसे तोड़ना चाहता था। मुझे खौफ से झुरझुरी आ गई, ये सलामत क्या कर रहा है? मगर चारों नाचार मुझे उसकी पैरवी करनी पड़ी। काफ़ी देर तक कब्र खोदने के बाद कब्र की सिलें यानी पड़ियाँ नमदार हुईं और मुर्दे की हड्डियाँ सामने नजर आने लगीं। ये कोई बहुत पुरानी कब्र थी जिसका मुर्दा गल सड़ चुका था। सलामत की आंखें हड्डियाँ देखकर खुशी से चमकने लगीं। उसने जल्दी से कब्र में छलांग लगाई और दोनों हाथों से हड्डियाँ बाहर निकालनी शुरू कर दी। मैं हैरानी से देख रहा था। रात का सन्नाटा, कब्रिस्तान का खौफनाक मंजर, और सलामत उस कब्र में उतरकर हड्डियाँ इकट्ठी कर रहा था। खौफ से मुझे झुरझुरी आ गई। आखिर ये हड्डियों का क्या करेगा? मैं वहीं खड़ा सोच रहा था, लेकिन खौफ से मेरे बदन का रवां रवां कांप रहा था। दोस्तों ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।